हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो कल हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे, आपके ओपेक पेपर है, उसी के आगे के हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओपेक पेपर है नॉन ट्रांसपेरेंट, ये हमने यहाँ तक कल कर लिया था। ठीक है बच्चों, अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उपयोगकर्ता अध्ययन क्या है? ये पूछ रहा है कि उपयोगकर्ता यानी यूजर की जो स्टडी होती है वो क्या होती है? क्या लाइब्रेरी की स्टडी होती है? नहीं। स्टडी ऑफ द यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी, जो यूजर्स हैं लाइब्रेरी के उनकी स्टडी है। स्टडी ऑफ यूटिलिटी, वो क्या यूटिलिटी या उपयोगिता है उसकी स्टडी। स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द यूजर, हम यूजर की स्टडी तो करते हैं लेकिन यूजर की क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द यूजर। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा इसमें? स्टडी ऑफ द नीड ऑफ द यूजर, यानी कि यूजर क्या चाहता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, ये कहलाता है उपयोगकर्ता अध्ययन। अगर आपसे पूछा जाए कि उपयोगकर्ता अध्ययन या यूजर स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ नीड्स ऑफ द यूजर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण बहुत ही उपयोगी होता है? तो उपयोगकर्ता, अब आप बहुत सारी लाइब्रेरीज में आपने विजिट किया होगा, लेकिन कोई शायद ही होगा, या आप जिस स्टेज पे हैं आज, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज के आप स्टूडेंट रहे होंगे, बट आपका यूजर्स का सर्वेक्षण या यूजर का सर्वे, पाठक का सर्वे किस लाइब्रेरी में किया जाता है? पाठक का जो सर्वे ज्यादातर लाइब्रेरीज में किया जाता है वो होता है एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। एकेडमिक में भी जो विषय विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनका सर्वे ही किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इन एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में यूजर का आपका जो सर्वेक्षण है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दिन नया यूजर आ रहा है। हम कैसे करेंगे? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी में ही आती है। जो मेन होता है यूजर का सर्वे वो होता है स्पेशल लाइब्रेरीज में। तो यहाँ पर स्पेशल लाइब्रेरीज भी आ गया एंड एकेडमिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइब्रेरी भी आ गई। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है? मतलब कि लाइब्रेरी के जो कर्मचारी हैं, लाइब्रेरी स्टाफ है, वो किस श्रेणी में है? प्रोफेशनल है, सेमी प्रोफेशनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या एकेडमिक? तो बच्चों, हमेशा लाइब्रेरी का जो स्टाफ है वो क्या माना जाता है? प्रोफेशनल। लाइब्रेरी के स्टाफ को किसके अंतर्गत माना जाता है? प्रोफेशनल स्टाफ के अंतर्गत उन्हें गिना जाता है। ये यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी 1957 में डॉक्टर रंगनाथन के अध्यक्षता में ये बैठी थी और 1959 में इसकी रिपोर्ट आई थी, जिसके तहत जो लाइब्रेरी के कर्मचारी हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? प्रोफेशनल कर्मचारी या प्रोफेशनल स्टाफ की श्रेणी में आते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? लाइब्रेरी के जो एकेडमिक यूजर हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट होते हैं एकेडमिक यूजर। ठीक है, स्टूडेंट के बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट, टीचर्स, रिसर्चर। स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, रिसर्चर भी होते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं होती है। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स, ये इसका सही आंसर है। जो सही आंसर आएगा आपका वो क्या है? स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर, ये इसका सही आंसर है। स्टूडेंट हैं आपके, स्टूडेंट ये नहीं कहते हम, स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन रिसर्चर ये भी हैं, बट पब्लिक है वो आपकी लाइब्रेरी की शैक्षणिक उपयोगकर्ता में नहीं आती। अगर ये पब्लिक लाइब्रेरी होता तो हम मान सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। उपयोगकर्ता अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? मैंने इसमें कुछ उपयोगकर्ता से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी यूनिट नंबर 4 में है, और इसमें
सिंपल क्वेश्चन होने के बावजूद भी आप लोग गलती कर लेते हो। तो ये सारे किस तरह से आपके उपयोगकर्ता या यूजर की स्टडी पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको सबको एक जगह लाने का प्रयास किया है मैंने। तो उपयोगकर्ता की अध्ययन की आवश्यकता, अब यूजर की स्टडी हम क्यों करते हैं? टू एक्सेस द नीड फॉर बुक्स ऑफ यूजर्स, यानी कि यूजर को कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता है ये पता करने के लिए। टू एक्सेस द नीड फॉर पीरियोडिकल्स ऑफ यूजर्स, उसको कौन कौन से पीरियोडिकल्स की आवश्यकता है ये जानने के लिए। टू एक्सेस द नीड्स फॉर ऑल रीडिंग मटेरियल, ये जानने के लिए कि उसको कौन कौन से रीडिंग मटेरियल की आवश्यकता है। या टू एक्सेस देयर अप्रोच टू सीक द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो कौन सी अप्रोच कर रहा है डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए, वो किस अप्रोच को लगा रहा है। द राइट आंसर इज डी। राइट आंसर जो आएगा आपका वो होगा डी, यानी कि यूजर का अध्ययन, हम जो आप लाइब्रेरियन बनते हो तो आप क्यों यूजर का अध्ययन कर रहे हो ये पता लगाने के लिए कि आपके यूजर को जो डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए वो कौन कौन सी अप्रोच, किस किस अप्रोच से वो डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहा है, ये है होती है उपयोगकर्ता की आवश्यकता या यूजर स्टडी का मेन पर्पस। तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुस्तकालयों के उपयोगकर्ता के सर्वेक्षण। फिर से मैंने यही यूजर से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है। पुस्तकालयों के उपयोगकर्ता के सर्वेक्षण क्यों किए जाते हैं? जो मेरी लाइब्रेरी है उसमें एकेडमिक लाइब्रेरी में साइंटिस्ट का, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का, या आपके एचओडीज हैं, या हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, या स्पेशल लाइब्रेरीज में वैज्ञानिक हैं या स्पेशल रीडर हैं, उनके सर्वे क्यों होते हैं? टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैबिट्स ऑफ, ये हमें पता करने के लिए कि ये जो हमारा यूजर है वो किस प्रकार की सूचना को चाहता है या किस प्रकार की सूचना को गैदर करता है। टू एक्सेस देयर अप्रोच टू सीक द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहा है। टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ कलेक्शन इन लाइब्रेरीज, इसका मतलब है कि वो पुस्तकालय में संग्रह की निर्भरता की सीमा का आकलन करने के लिए, संग्रह की निर्भरता, कितने संग्रह की, उसकी संग्रह जो लाइब्रेरी में है उस पर उसकी निर्भरता का आकलन या उसको जानने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हम क्यों सर्वे करते हैं, वो किस प्रकार की, जो यूजर है वो किस प्रकार की सूचना को सर्च कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और किस प्रकार की सूचना को वो आकलन कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस कलेक्शन इन लाइब्रेरीज, इसका मतलब है कि वो पुस्तकालयों में संग्रह की निर्भरता की सीमा का आकलन करने हेतु, संग्रह की निर्भरता की सीमा, उसके संग्रह की निर्भरता, वो लाइब्रेरी में जो कलेक्शन है उस पर कितना निर्भर है उसको जानने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? संग्रह की निर्भरता को जानने के लिए। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, या आंसर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का कौन सा कार्य नहीं है? इट कलेक्ट्स ऑल पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन द कंट्री, बिल्कुल, ये तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम है ही। राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम क्या है? जितने भी लाइब्रेरी, जितने भी देश में आपके पब्लिकेशंस हुए हैं, प्रकाशन हुए हैं, उनको पब्लिश करना बिब्लियोग्राफी के माध्यम से। जैसे इंडिया में INB पब्लिश होती है, इट पब्लिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, it represent national bibliography to provide assistance to all the libraries of the country। ये नेशनल लाइब्रेरी का ये काम भी होता है कि वो लाइब्रेरी की जितनी भी कंट्री में लाइब्रेरीज है उनको असिस्टेंस या सहायता भी प्रदान करना। तो इसका जो मेन कार्य है वो क्या क्या नहीं करता ये? इट रिप्रेजेंट नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये पब्लिश करता है नेशनल बिब्लियोग्राफी को, रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पहले तो कलेक्ट करता है, जितने भी पब्लिकेशन आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। फिर कलेक्ट करने के बाद क्या कर रहा है? पब्लिश कर रहा है। इट रिप्रेजेंट नेशनल बिब्लियोग्राफी, इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू ऑल लाइब्रेरीज ऑफ द कंट्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों, जो नेशनल लाइब्रेरी है वो आपको, इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा डी। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू ऑल लाइब्रेरीज ऑफ द कंट्री। ये सारी लाइब्रेरीज हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, ये रिप्रेजेंट भी करता है। तो आंसर आपका सही क्या होगा? डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषता नहीं है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, अब राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित 3-4 क्वेश्चन हमने लिए हैं। इट इज सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ये केंद्रीय पुस्तकालय होता है किसी भी देश की, ये सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ये सही है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, उसके द्वारा इसको ग्रांट मिलती है। इट इज ओनली कॉपीराइट लाइब्रेरी, ये कॉपीराइट लाइब्रेरी भी होती है। इट्स रीडर्स आर द स्पेसिफिक पर्सन ऑफ द नेशन, ये गलत है। इसके रीडर जो हैं वो किसी भी देश के स्पेसिफिक पर्सन नहीं होते हैं, वो विदेशी भी हो सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि कोई भी देश के व्यक्ति नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ना केवल भारत के बल्कि भारत से बाहर के जो भी रीडर आएंगे उनको भी पाठ्य सामग्री से मतलब पढ़ने को सुविधा प्रदान करती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? 1800 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब की गई है आपकी? 1800 में इसकी स्थापना की, 1800 में। और कहाँ की गई है बच्चों? इसकी स्थापना है यूएसए के वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन में है यूएसए की ये लाइब्रेरी। और इसकी जो वर्तमान डायरेक्टर हैं वो कौन है? कार्ला हेडसन। इसकी जो वर्तमान डायरेक्टर हैं कार्ला हेडसन। ये कौन है इसकी प्रेजेंट डायरेक्टर? ठीक है बच्चों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट है हमारा, जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोला गया था? ये आप सभी जानते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने खोला था जनता के लिए लाइब्रेरी को। कब खोला था? 1 फरवरी 1953 को। इसको कब खोला था उन्होंने? 1 फरवरी 1953 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जनता के लिए इस लाइब्रेरी को खोला। इससे पहले ये लाइब्रेरी 1948 में, जबकि भारत 47 में आजाद हुआ, उसके बाद 48 में ये बंद हो गई थी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अंतिम जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे वो के.एम. असदुल्ला थे, वो पाकिस्तान के थे, वो पाकिस्तान चले गए, वहीं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 1 फरवरी 1963 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि क्या थे? इंडिया के तत्कालिक शिक्षा मंत्री। ये भी पूछा जाता है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जिन्होंने की आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को ओपन किया, वो उस समय क्या थे? तो वो थे उस समय इंडिया के तत्कालिक शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थे। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रमोशन ऑफ रिसर्चेज नहीं, मेन तो जो होता है वो स्टडी और रिसर्च दोनों को वो करना। रिसर्च, अगर ये मान लो स्पेशल लाइब्रेरी होती तो इसका मेन काम होता प्रमोशन ऑफ रिसर्चर्स। यहाँ कॉलेज की बजाय विशिष्ट पुस्तकालय होता तो आंसर होता रिसर्च को प्रोत्साहित करना। प्रमोशन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता आपका स्पेशल लाइब्रेरी, तो क्या होता? वो क्या करती? स्पेशल लाइब्रेरी करती है प्रमोशन ऑफ रिसर्चर्स। ठीक है, और आपकी जो प्रमोट द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट वो कौन करती है?
स्कूल लाइब्रेरी। अगर यहाँ होता स्कूल लाइब्रेरी का मुख्य काम क्या है, तो वो क्या करती है, रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करती, सेटिस्फाई द एंटरटेनमेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। ये कौन करती है, पब्लिक लाइब्रेरी। ये जो एंटरटेनमेंट है वो कौन करती है, पब्लिक लाइब्रेरी। सपोर्टिंग द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। तो कॉलेज लाइब्रेरी का मेन काम क्या होता है, टीचिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करना, सपोर्टिंग द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। अब टीचिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने में अगर उनमें कोई रिसर्चर भी है टीचर, तो उनके रिसर्च में और टीचर्स और स्टूडेंट को पढ़ाने में जितना भी जो भी रीडिंग मटेरियल की आवश्यकता है उसमें सहायता करना, ये है कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अकादमिक। इसको अकादमिक को क्या बोलते हैं हम, अकादमिक का मतलब होता है आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी। अकादमिक को इंग्लिश में बोलते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है बच्चों, अब ये पूछा एकेडमिक लाइब्रेरी आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव। एकेडमिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है, सचिव कौन है, सेक्रेटरी। कौन है सेक्रेटरी, लाइब्रेरियन। इसका अध्यक्ष जो होता है एकेडमिक लाइब्रेरी में, अगर स्कूल की लाइब्रेरी है तो प्रिंसिपल या एचएम, ठीक है, अगर कॉलेज की है तो प्रिंसिपल, और अगर यूनिवर्सिटी की है तो वाइस चांसलर। इसके अध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं लाइब्रेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना होता है। यहाँ पर उनकी एकेडमिक एंड रिसर्च संबंधी जरूरतें दोनों आ गई हैं। हमारी एकेडमिक एंड रिसर्च संबंधी जरूरतें, अब एकेडमिक और रिसर्च संबंधी जरूरत यानी कि इसका आंसर होगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी न केवल शिक्षा बल्कि शोध को भी बढ़ावा देती है। शिक्षा के साथ साथ शोध, अगर स्पेशल लाइब्रेरी है तो वो शोध को बढ़ावा देती है, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी शिक्षा व शोध में सहायता करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी कब होता, जब खाली शोध होता। पब्लिक लाइब्रेरी जब एंटरटेनमेंट या सामान्य जरूरतें पूरी करना होता, और कॉलेज लाइब्रेरी जबकि आपकी जो भी आपका टीचिंग प्रोग्राम है उसमें असिस्टेंस, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट है, कौन सा स्कूल पुस्तकालयों का उद्देश्य नहीं है। अभी ये मैंने पूरा एकेडमिक, पब्लिक और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल लाइब्रेरीज का उद्देश्य नहीं है मेक द स्टूडेंट लिटरेट, बिल्कुल बच्चों को लिटरेट करना या उन्हें शिक्षित करना, ये बिल्कुल उद्देश्य है। अवेक द इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी आंतरिक बुद्धि, आंतरिक शक्ति को जागृत करना, वो भी है। मेक द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल उनको मॉरल कैरेक्टर भी, उनके चरित्र का विकास करना, निर्माण करना भी स्कूल का उद्देश्य है। अभी क्या कह रहा है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, अवेक द एम्बिशन ऑफ स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी का काम स्पोर्ट्स में बच्चों को डेवलप करना नहीं है। ये तीनों हैं, तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है जिनमें सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होती है और सभी संसाधन डिजिटल कृत रूप में होते हैं। पूरी सेवाएं क्या है, ऑटोमेटेड है। स्वचालित है यानी पूरी सेवाएं क्या है, ऑटोमेटेड है, ठीक है। और सभी संसाधन किस रूप में है, डिजिटल रूप में। संसाधन किस रूप में बच्चों, डिजिटल रूप में। अब ये पूछ रहा है, ये वर्चुअल लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स। आपको एक चीज बता दूं, वर्चुअल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स बोथ आर सेम थिंग। वर्चुअल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जब वर्चुअल रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड में कहीं डेटा आपका स्टोर है और हम यूजर को लाइब्रेरी में नहीं बुला रहे, कोई लाइब्रेरी का हमारा
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको घर में, गार्डन में, स्कूल में, दफ्तर में, कहीं भी वो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा अपनी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है। और ज्यादातर आपकी टेक्निकल लाइब्रेरीज हैं वो आजकल ऐसी ही हो गई हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स, यानी बच्चा लाइब्रेरी में आता ही नहीं है, अपने लैपटॉप पे, फोन में, कहीं भी लाइब्रेरी को वो एक्सेस कर लेता है दीवार रहित। इसको लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स को एक और नाम भी कहते हैं आभासी पुस्तकालय। मतलब उसका आभास है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो क्या है, उसकी सिर्फ हमें आभास है। डिजिटल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण डिजिटल रूप में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब या डेस्कटॉप आदि में सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। ये यही कह रहा है जिनमें सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित। अब स्वचालित तो हो ही गई, जब आप डिजिटल फॉर्म में सूचनाओं का संग्रहण कर रहे हैं तो ऑटोमेटेड तो हो ही गई, और सभी संसाधन डिजिटल रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, डिजिटल लाइब्रेरी। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम संसाधनों को संग्रहित करते हैं, बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी से एडवांस लाइब्रेरी होती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है शोध गंगा किसका भंडार है। शोध गंगा इज रिपोजिटरी यानी कलेक्शन ऑफ, किसका है, शोध गंगा है वो भंडार है ई थीसिस का। देखो, शोध गंगा है ई थीसिस का। अब इसमें एक और भी चीज है, शोध गंगोत्री। अगर यह मान लीजिए शोध गंगा की जगह क्या होता, शोध गंगोत्री। अगर शोध गंगोत्री होता तो वो किसका भंडार होती, ई सिनॉप्सिस। ये शोध गंगा के साथ साथ शोध गंगोत्री भी पूछा जाता है, तो वो किसका भंडार होती है, ई सिनॉप्सिस। तो ये है आपका शोध गंगा। शोध गंगा क्या है, जितनी भी इंडिया में अभी थीसिस या पीएचडी लिखी जा रही है उन सभी को डिजिटल फॉर्मेट में इन्फ्लिबनेट के द्वारा शोध गंगा के अंतर्गत दिखाया जाता है। कोई भी रिसर्च स्कॉलर किसी भी उसके विषय से संबंधित जितनी भी रिसर्च हो गई है उनको इस ई थीसिस के फॉर्मेट में देख सकता है शोध गंगा में। तो इसका आंसर क्या है, बी, शोध गंगा का भंडार है ई थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीएफ का ग्रंथ सूची रिकॉर्ड। सीसीएफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड रेफर्स टू। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीसीएफ के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सीसीएफ का बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो है ये कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। इस कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को 1978 से इसकी शुरुआत हो गई थी, और इसका पहला जो एडिशन आया है वो कब आया है, इसका पहला एडिशन आया है 1984 में, या हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रकाशन जो हुआ वो हुआ 1984 में। फर्स्ट एडिशन आया था आपका सीसीएफ, और शुरुआत कब हो गई थी, 1978 में। तारोमिना सिसले में एक सेमिनार हुई थी जहां से शुरुआत हुई थी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट की। तो ये इसके अंतर्गत क्या होता है, डेटा स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर एंड स्टैंडर्ड टैक्स ऑफ डेटा आइडेंटिफिकेशन, डेटा स्टोरेज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स या फॉर्मेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसका जो आंसर है सीसीएफ के अंतर्गत डेटा ट्रांसफर एंड स्टैंडर्ड टैग्स ऑफ डेटा आइडेंटिफिकेशन, ये होता है आपका कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। इसके कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट क्या है, इसके अंतर्गत डेटा का ट्रांसफर हम जो करेंगे, सूचना का ट्रांसफर होगा, उसके स्टैंडर्ड टैग्स दिए जाते हैं और उससे डेटा की पहचान या आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। इसके बारे में डिटेल में अभी एक और क्वेश्चन आएगा उसमें और बता दूंगी। डेटाबेस में शब्दावली द्वारा नियंत्रण किया जाता है। डेटाबेस में वोकेबलरी इन डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय, ये किसके द्वारा नियंत्रण आपका किया जाता है, इंपोर्ट फाइल से, स्टैंडर्ड फाइल से या ऑथोरिटी फाइल से, या बोथ स्टैंडर्ड फाइल एंड ऑथोरिटी फाइल। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर होगा आपका
बोथ स्टैंडर्ड फाइल्स एंड ऑथोरिटी फाइल। आंसर क्या है? सही आंसर है आपका डी। जो आपका ये डेटाबेस में शब्दावली का नियंत्रण है, ये स्टैंडर्ड फाइल और ऑथोरिटी फाइल से किया जाता है। स्टैंडर्ड फाइल होती है लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स की फाइल, और ऑथोरिटी फाइल होती है वो नेम एंड सब्जेक्ट की फाइल। तो डेटाबेस में वोकेबलरी का नियंत्रण ना केवल स्टैंडर्ड टर्म का यूज करके, बल्कि नेम एंड सब्जेक्ट पर कंट्रोल के द्वारा भी शब्दावली नियंत्रण किया जाता है। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज बोथ स्टैंडर्ड फाइल्स एंड ऑथोरिटी फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिजिटल लाइब्रेरी के फंक्शन में क्या क्या शामिल है? डिजिटल लाइब्रेरी क्या क्या काम करती है? अभी मैंने डिजिटल लाइब्रेरी आपको बताई, जो डिजिटल फॉर्म में सूचना का संग्रहण और सूचना का डिसेमिनेशन या प्रसारण करती है। अब डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत बच्चों क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग, क्रिएटिंग यानी सूचना को क्रिएट करना या कैप्चर करना, सेलेक्ट करना, स्टोरेज करना एंड मैनेजमेंट करना सूचना का, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड रिव्यूइंग सूचना का सार और उसका रिव्यू या समरी तैयार करना। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम किए जाते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत। ये सभी फंक्शन डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शन incorporates creating and capturing the information, storage and management of information, abstracting and reviewing of information. That's why the answer is D. चलिए बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क में 21 विषय पहुंच क्षेत्र है, ये गलत है। मार्क 21 में ये इस तरीके से है, मार्क 21 में विषय मतलब मार्क 21 में सब्जेक्ट को किसके द्वारा दर्शाया गया है? इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड्स आर, सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड यानी सब्जेक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क से रिलेटेड आप याद करके जाइएगा कि मार्क में किस फील्ड के द्वारा किसको दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सब्जेक्ट जो है उसको दर्शाया जाता है 6xx, या इसको हम 600 भी कहते हैं। इसका आंसर है 6xx। अभी जो पिछला पेपर मैंने कराया आरपीएससी में भी शायद आया है आपका, जिसमें कि 3xx या 300 का हमने सवाल किया था। अब मैं आपको मार्क्स से रिलेटेड कौन कौन से, ये मेरा वीडियो पड़ा है, आप जाकर देखिए कम्युनिटी, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, विनीता चौहान की प्ले लिस्ट है, उसमें लगभग 50+ मेरे वीडियोस पड़े हैं, उनमें आप जाकर देखेंगे। तो ये याद करके जाना। मैं आपको समझा देती हूँ कुछ। मार्क में अगर आता है आपका 010 किससे संबंधित है, तो वो है एलसी या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एलसीसी। अगर आपसे पूछा जाता है 020 का संबंध किससे है, तो वो किससे है 020? ISBN, ISBN संबंधित है मार्क में 020 से। अगर आपसे पूछा जाता है 100 किससे संबंधित है, तो 100 किससे संबंधित है? पर्सनल नेम, पर्सनल नेम जो आएंगे आपके वो किस में आएंगे बच्चों? 100 में। अब 200 में 245, यहाँ आपको 200 नहीं दिख रहा, मैं आपको बता रही हूँ 245 किससे संबंधित है? टाइटल से। 250 किससे संबंधित है? 260, 250 नहीं बच्चों, 260 किससे संबंधित है? 260 संबंधित है हमारा एडिशन से, ठीक है। और 300 किससे संबंधित? 250 ही है, ये 250 है आपका एडिशन से। 250 किससे संबंधित है? एडिशन से। एंड 260 जो आपका है, देखो टाइटल, एडिशन एंड पब्लिकेशन, ये किससे संबंधित है? पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन यानी पब्लिशर का नाम, इसकी जानकारी, ईयर वगैरह, ये किस में आएगी? 260 में। अब आप देखो टाइटल,
एडिशन एंड पब्लिकेशन, ये किस में आ रहे हैं? 2XX में। अगर आपसे टाइटल से संबंधित कोई भी सूचना पूछी जाएगी, अब 245, 250 और 260, 245 टाइटल का, 50 एडिशन का और 60 किसका है? पब्लिकेशन से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। 300 जो है हमारा वो किससे संबंधित है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी किताब का आकार, प्रकार या उसका पेजेस आदि की सूचना देता है। तो 300 है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन से। ठीक है बच्चों। उसके बाद 490 है, वो किससे संबंधित है? वो है आपका सीरीज से। एंड 520 जो हमारा है वो है एनोटेशन। 520 इज रिलेटेड विथ एनोटेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा 650 है, वो है सब्जेक्ट। अब देखो 6XX, अब मैंने आपको एग्जैक्ट तो इन्होंने 600 के अंतर्गत ही आएगा, तो 650 किससे संबंधित है? सब्जेक्ट या टॉपिकल सब्जेक्ट से संबंधित है 650। और 700 है, वो है पर्सनल नेम एडिट। 700 वो है पर्सनल नेम एडिट एंट्री से। तो ये इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं, जिसमें ये 3, 4, 5, 6 तो इम्पोर्टेंट ही है। 4 किससे संबंधित हो गया? सीरीज से। 5 किससे संबंधित हो गया? एनोटेशन से। 6 किससे संबंधित हो गया? सब्जेक्ट से। और आपका 7 पर्सनल नेम एडिट से। एंड 100 किस लिए? पर्सनल नेम एंट्री। अगर एडिट एंट्री मान लीजिए एक से अधिक लेखक हैं तो वो किस में जा रही है? पर्सनल नेम एडिट एंट्री 700 में एंड पर्सनल नेम 100 में। और दो जो है, दो में 245, 50 और 60 टाइटल एडिशन एंड पब्लिकेशन से संबंधित होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मार्क इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आप और अच्छा डिस्क्रिप्टिव उसमें से देख सकते हैं। सूचना उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों का विवरण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सूचना से संबंधित सूचना उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों है। इंफॉर्मेशन इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। हु सेड दिस? ये है बच्चों विलियम जे मार्टिन। इनका पूरा नाम क्या है? विलियम जे मार्टिन। इन्होंने कहा कि सूचना उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों है। क्यों बोला उन्होंने? कि सूचना एक लगातार अनवरत चलने वाला प्रोसेस है। हम सूचना का जनरेशन करते हैं, यानी उत्पादन करते हैं, एंड उसके बाद में उसका यूज करते हैं, एंड देन आगे फिर से उस पर रिसर्च चलती रहती है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ये हमारा प्रोडक्ट भी एंड प्रोसेस, मतलब अनवरत चलने वाली क्रिया है। तो ये किसने कहा है बच्चों? जे मार्टिन या विलियम जे मार्टिन। ये परिभाषा कई एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम यानी कि ओजस। ओजस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई है? सबसे पहले ओपन जनरल का मतलब है कि जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जनरल उपलब्ध हैं। तो ये ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम की शुरुआत की गई है हमारी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, जो जर्नल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, और इसकी शुरुआत की गई है आपकी इनफिलिपनेट के द्वारा। इनफिलिपनेट की स्थापना कब हुई है? 1991 में। स्थापना के समय ये कहाँ था? अहमदाबाद। और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुश्किल से ज्यादा दूर नहीं है, विद इन 50 किलोमीटर्स के एरिया में ही है। अभी ये है गांधीनगर में इनफिलिपनेट। तो ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम की शुरुआत, जो कि डिजिटल फॉर्म में आपको जर्नल्स या पत्रिकाओं तक पहुंचाया जाता है, दैट इज इनफिलिपनेट। कैटलॉग को एक के रूप में संदर्भित किया जाता है। कैटलॉग इज रेफर्ड एज ए, क्या है कैटलॉग?
एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस तो है, जो भी सूचना आपके यहाँ संग्रहित है उसको संग्रहित उसकी सूची तैयार करने का प्रोसेस है, मेथड भी है, टेक्निक भी है। लेकिन कैटलॉग है क्या? क्यों बनाते हैं हम कैटलॉग? ये एक उपकरण है, टूल है। पाठकों को पुस्तकालय में कौन-कौन सी सूचना संग्रहित है, उसकी जानकारी देने का एक उपकरण है। तो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज टूल। प्रोसेस तो मतलब प्रक्रिया हो गई, मेथड यानी तकनीक हो गई, टेक्निक हो गई, विधि हो गई, बट ये एक टूल या उपकरण के रूप में शामिल किया जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। कैटलॉग को क्या माना जाता है? एक टूल या उपकरण माना जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेसिंग कार्य इनमें से किसकी पहचान करने में मदद करता है? जो मेन एंट्री होती है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में, उसमें पार्ट होते हैं 6 और जो आपकी AACR2 में होती है उसमें पार्ट होते हैं आपके 8। अब ट्रेसिंग क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मेन एंट्री के बैक में की जाती है और AACR2 में मेन एंट्री के फ्रंट पेज पर ही की जाती है। इसमें हम क्या बताते हैं? जो मेन एंट्री है वो बनाता है लाइब्रेरी का प्रोफेशनल स्टाफ। ठीक है, सेमी प्रोफेशनल स्टाफ को कौन कौन सी एडेड एंट्री बनानी है वो क्या करता है? इसके लिए ट्रेसिंग सेक्शन में जितनी भी एडेड एंट्री होती है उनकी जानकारी या उनके हेडिंग्स या उनकी सूचना दे देता है, जिससे कि सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट को ये पता लग जाए कि मेन एंट्री के साथ साथ उसको कौन कौन सी सहायक प्रविष्टियां बनानी है। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? ए एडेड एंट्री। ट्रेसिंग किसके लिए की जाती है? किसको पहचानने में? आपको कौन सी एडेड सहायक प्रविष्टियां बनानी है उसको पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी जो है वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो अब हम पहले इनको सबको जान लें कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। अब जो है उसके अलावा जो बच जाएगी वो हमारी क्या है? प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं कोबोल पर। जो कोबोल है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको किसने विकसित किया है? कब विकसित किया गया है? 1959 में कोबोल लैंग्वेज को विकसित किया गया था और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है हमारा ASCII, ASCII। ये इसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन, ये आपका अमेरिकन शायद 2019 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? ये कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। ये टेलीग्राम के लिए बनाए गए कोड हैं या टेलीग्राम कोड के लिए इसको डेवलप किया गया था। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आंसर होगा आपका बी, क्योंकि ये क्या है? कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो टेलीग्राम आपकी कोड है उसके लिए इसको डेवलप किया गया था। बेसिक है, ये हम सभी जानते हैं कि बेसिक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही है। और इसके फुल फॉर्म भी आप जानते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको कब विकसित किया गया था? 1964 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपकी और लास्ट जो हमारी बची है वो है फॉरटोन। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉरटोन को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, अब इसको कब विकसित किया गया था? जो फॉरटोन है इसको विकसित किया गया था 1957 में। तो ये प्राचीनतम, आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि प्राचीनतम निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग भाषा है? तो आंसर आएगा इसका फॉरट्रैन। फॉरट्रैन। तो
ये हमारा 36 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 37 है, जयपुर राजस्थान की जलवायु के बारे में जानने के लिए कौन सा उपयुक्त संदर्भ स्रोत है? द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू नोन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जयपुर राजस्थान इज। देखो बच्चों, ग्लोब जो होता है उससे क्या पता लगता है? हम जानते हैं ग्लोब गोल एक पृथ्वी की तरह होता है, जिससे कि हम पूरा आपकी नक्शे को हम या पृथ्वी की तरह हम बहुत सारे स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपास क्या होता है? कंपास दिशा सूचक यंत्र होता है। ठीक है, मैप आप सभी जानते हो, मैप से आप सभी परिचित हो, सभी ने पढ़ा है। अब हम आते हैं गजेटियर पे। जो राजस्थान की जलवायु की जानकारी देगा वो आपका गजेटियर ही है। पहली बात, इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? आपका गजेटियर। ठीक है, अब ये गजेटियर क्या है? गजेटियर एक ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए गजेटियर किस भाषा का शब्द है, तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये शब्द, ये एक ज्योग्राफिकल डिक्शनरी होती है। गजेटियर क्या होती है? एक ज्योग्राफिकल डिक्शनरी। इसको एक ऑथेंटिक सोर्स भी माना जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसको ज्यादातर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जो किसी भी स्थान, अब देखिए बच्चों, ये आपसे पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। किस किस की जानकारी देती है? किसी भी स्थान, जलवायु, क्षेत्रफल, जनसंख्या, लोकेशन आदि की जानकारी देती है। तो आपको क्या पूछ रहा है? जलवायु। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी आंसर। मैंने क्या क्या बताया? गजेटियर में आपको किस किस की सूचना मिलती है? जलवायु, क्षेत्रफल, जनसंख्या, उसकी लोकेशन आदि की जानकारी प्रदान करती है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, मैक्रो दस्तावेजों के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। मैक्रो, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मैक्रो यानी डिटेल्ड या सूक्ष्म क्लासिफिकेशन। क्या जाना जाता है? सूक्ष्म है, किसी भी का सूक्ष्म क्लासिफिकेशन है, यानी कि आपको अगर आप कॉमन उसको यूज करेंगे तो सूक्ष्म क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया है हमारा? डेप्थ क्लासिफिकेशन। जब हम गहन वर्गीकरण पद्धति होती है, डेप्थ यानी जो गहन क्लासिफिकेशन, गहन वर्गीकरण होता है, वो किसके लिए होता है? मैक्रो डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन तो आपको पता है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण पद्धति है। ब्रॉड है, वो ब्रॉड ने बनाई है क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या एलसी है, वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है। लेकिन डेप्थ क्लासिफिकेशन किसी प्रकार की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति, जैसे कोलन को हम डेप्थ क्लासिफिकेशन या गहन वर्गीकरण पद्धति में गिन सकते हैं, क्योंकि वो ना केवल आपके मेन सब्जेक्ट बल्कि एक सब्जेक्ट के प्रत्येक पहलू को वर्गीकृत करने की क्षमता रखती है। दैट्स व्हाई द आंसर इज डेप्थ क्लासिफिकेशन। एक कार्य जो अपने आप में एक विषय के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। अ वर्क विच इज ट्रीटेड एज अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज, क्या होता है? ये पूछ रहा है कि जो विषय के रूप में जाना जाता है वो क्या है। सबसे पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर आएगा क्वासी सब्जेक्ट। अब ये क्यों आएगा ये मैं आपको बताती हूँ बच्चों। ठीक है, इसका आंसर है क्वासी सब्जेक्ट। ठीक है, मैक्रो सब्जेक्ट, माइक्रो सब्जेक्ट। मैक्रो थोड़े से विस्तृत, माइक्रो गहन। जो अभी हमने देखा था, आपको पीछे आपने देखा था माइक्रो वर्गीकरण पद्धति से संबंधित। अब क्वासी सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें बहुत सारे सिमिलर सब्जेक्ट दिए गए हों। A work which is treated as a subject by itself, यानी जिसमें बहुत सारी समानताएं हो। तो इसका आंसर इसलिए क्वासी सब्जेक्ट या सी आंसर इसका आएगा। ठीक है बच्चों, द राइट आंसर इज सी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। वर्गीकरण के लिए किस योजना में लघु और प्रमुख दोनों विषयों को व्यवस्थित करने का प्रावधान संकेतन में अंतराल छोड़कर बनाया गया? इन विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोविजन फॉर अरेंजिंग बोथ माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट
या मेजर टॉपिक इज मेड बाय लिविंग गैप्स इन नोटेशन। अब देखिए बच्चों, जिसमें कि गैप छोड़ छोड़ के नंबर बनाया जाता है, वो मात्र एक ही वर्गीकरण पद्धति है। आपको याद हो गया होगा, गैप के द्वारा जिसमें नंबर बनाए जाते हैं, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। पहले जो 3 डिजिट हैं उसके बाद क्या लगता है, डॉट। ये कोई योजक चिन्ह नहीं होता। उसके बाद मान लीजिए फिर से हमें 3 डिजिट का प्रयोग करना पड़ा, तो फिर हम क्या छोड़ते हैं, एक गैप। फिर अगर आपको नंबर लिखने हैं तो एक गैप के बाद यहाँ डॉट यूज नहीं होगा, डॉट का यूज नहीं होगा। यूज किया जाता है एक मुख्य विषय के बाद उसके विभिन्न पहलुओं को जोड़ने के लिए, एक डॉट के बाद फिर गैप या एक खाली स्थान छोड़कर फिर 3 डिजिट, फिर खाली स्थान, फिर 3 डिजिट, ऐसे 3 के जोड़े में नंबर बनते हैं। दैट्स व्हाई द आंसर इज डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण के लिए एक योजना जो किताबों की कुछ विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है, वो कौन सी वर्गीकरण पद्धति है। जो किताबों की कुछ विशेषताएं, देखो बच्चों इसको कैसे पकड़ेंगे हम, किताबों की कुछ विशेषताओं पर आधारित है लेकिन सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है। सब्जेक्ट की जानकारी नहीं दे रही लेकिन किताबों की आकार, प्रकार या रंग की जानकारी दे रही है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन पद्धति वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फॉर्म क्लासिफिकेशन, फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन या रैमिफाइंग क्लासिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, या जिसको हम बोलेंगे ए। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये कोई आपका मतलब हमारा कोई किसी पद्धति पर आधारित नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका सीसी के अनुसार जे के रूप में जाना जाता है। जे किस रूप में जाना जाता है कोलन क्लासिफिकेशन में, ये मेन क्लास आप जरूर याद करके जाइएगा, ये आपकी पार्ट नंबर 2। अच्छा, कोलन क्लासिफिकेशन की पीडीएफ को देखने में आपको दिक्कत होती है, जहां 1.1 से लेकर और 1.124 आपका खत्म हो रहा है, उसके बाद में 2.1 शुरू होता है, वहां पर आपको मेन क्लास दी गई है। पहला जो चैप्टर है वो आपका मेन क्लास दी गई है, वहां पर अगर जाकर आप देखेंगे तो ये जे है, ये किसको दर्शाता है, जे दर्शाता है आपको एग्रीकल्चर को, तो इसका आंसर है जे। ठीक है बच्चों, और आपका बॉटनी मेन क्लास है वो क्या है, आई। मेडिसिन मेन क्लास है वो क्या है, एल। और लिटरेचर मेन क्लास है वो क्या है, ओ। और एग्रीकल्चर मेन क्लास है वो क्या है, जे। और ये हमने कहाँ से लिया है, पार्ट 2, कोलन क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 में। ये आपको 2.4 पेज पर, मैं पेज भी दे रही हूँ, दी गई है मेन क्लास, जिनको याद जरूर करके जाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सीसी और डीडीसी दोनों की मेन क्लास। चलिए नेक्स्ट है, उनके बीच किसी विशेष व्यवस्था के बिना संस्थाओं का एक संग्रह कहा जाता है। A collection of entities without any special arrangement among them is treated as। मतलब आप किसी भी एंटिटीज है उनको आप संग्रह तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था या कोई स्पेशल अरेंजमेंट हमने नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट बंडल, जिसको पहले बोला गया था, और अभी वर्तमान समय में ये क्या कहलाता है, क्लस्टर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉड्यूल कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। मॉड्यूलेशन है ये बच्चों, कैनन्स ऑफ मॉड्यूलन के कैनन किसके अंतर्गत आता है, कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। अब ये रंगनाथन ने, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कैनन्स का वर्णन किसमें किया है, प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कैनन्स का वर्णन उन्होंने किया है। और ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1957 में, इसमें उन्होंने कैनन्स ऑफ
मॉड्यूलेशन या कैनन्स का वर्णन किया है। अब चेन एरे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सक्सेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो ये प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में 1957 में उन्होंने वर्णन किया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइकनेस और अनलाइकनेस, विशेषता के आधार पर वर्गों को विभाजित करना, लाइकनेस एंड अनलाइकनेस। ठीक है, जैसे हाइट, ठीक है, हाइट के आधार पे तो जो 6 फुट के हैं स्टूडेंट, उनको सबको एक साथ करना और उनमें से 6 फुट से ज्यादा या कम को अलग करना, लाइकनेस हो गई उनकी हाइट। तो ये कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में इस तरीके से हमने किसी भी वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न जो आपके वर्ग थे उनको विभाजित किया। अब उसके बाद में क्लास, क्लास के अंतर्गत एक जैसे लाइब्रेरी में क्लास है आपकी, वो होती है फिलोसफी या साइकोलॉजी, ये किसके अंतर्गत आ गई? आपकी क्लास के अंतर्गत आएगी। अब एरे में क्या होता है? एरे होता है जो एक सिंगल विशेषता पर आधारित है। यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइट के आधार पर, कलर के आधार पर या उनकी किसी अन्य विशेषता के आधार पर हम किसी कक्षा के विद्यार्थियों को अलग कर सकते हैं। एरे में कौन सी होती है? केवल एक ही विशेषता। ठीक है, जब हम किसी एक ही विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरे। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, ये किस तरीके से होगा। मान लीजिए 2 लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी साइंस में एकेडमिक लाइब्रेरी का नंबर है 2 ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी का नंबर है 2 अब 2 में ये 2 है पब्लिक लाइब्रेरी, 2 है आपका एकेडमिक लाइब्रेरी। अब 2 में अगर 2 लेते हैं हम तो वो क्या है? कॉलेज लाइब्रेरी। और ये 2 क्या आ गया? एरे। और ये क्या कहलाएगी? ये 2 आ रहा है सब में या 2 आ रहा है, ये क्या कहलाता है? एरे ऑफ चेन। एरे जो है वो केवल एक ही विशेषता पर आधारित होता है। पंक्ति, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति, यानी एक ही विशेषता पर आधारित। देखो बच्चों, लाइब्रेरी साइंस में 2 क्या है? एकेडमिक लाइब्रेरी। अब 2 क्या है? कॉलेज लाइब्रेरी। 2 क्या है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दिख रही है, ये है पंक्ति। ये 2 आपको दिख रहा है, ये चेन या इसको हम बोलेंगे फैसेट या पक्ष। एंड ये 2 है आपका, ये क्या है? लाइब्रेरी साइंस या कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर विभाजित किया गया विषय। चलिए नेक्स्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का पहली बार उपयोग कब किया गया था? डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न विधि, दशमलव भिन्न अंकन का प्रयोग मेलविल ड्यूई ने किया है आपका, दशमलव भिन्न अंकन का प्रयोग। सो दैट्स व्हाई राइट आंसर इज मेलविल ड्यूई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप जानते ही हो दशमलव वर्गीकरण या दशमलव फ्रैक्शन को, ये सिंपल क्वेश्चन ही है, मेलविल ड्यूई ने यूज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय प्रणाली या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी यूजर सिस्टम? मल्टी यूजर सिस्टम क्या है? सबसे पहले हम आते हैं मल्टी यूजर सिस्टम के अंतर्गत, इसमें डीओसी क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड लैन इज ऑल्सो अ सिस्टम। अब आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग में डॉस नहीं आएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स एंड लैन बोथ आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका लैन एंड यूनिक्स, क्योंकि दोनों ही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट्स व्हाई द आंसर इज लैन एंड यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लिपनेट में मुख्य रूप से किसे लिंक करने का प्रस्ताव है? इनफ्लिपनेट के अंतर्गत मुख्य रूप से किसको? इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी नहीं, बिल्कुल नहीं, पब्लिक को भी नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरीज हाँ वो हो सकती है, बट मेनली जो है इनफ्लिपनेट वो किसे लिंक करने
किस लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स का कंसोर्सिया तैयार करने के लिए इन्फिलिबनेट कार्य करता है? तो आंसर आएगा आपका यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। तो यहाँ आंसर आपका डी होगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस इनमें से क्या है? एमएस ऑफिस क्या होता है? एमएस ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। एमएस ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है बच्चों, इस एमएस ऑफिस का इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, लैंग्वेज भी नहीं है, इट इज अ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका, अर्नेट का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट इज एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। पहले मैं इसका पूरा नाम बता देती हूँ। अर्नेट का पूरा नाम होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इसको किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अर्नेट को विकसित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित ये एक नेटवर्क है। फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का अर्थ। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड यूजेस बग स्टैंड फॉर। बग किसके लिए यूज होता है? बग यूज होता है आपका एरर इन प्रोग्रामिंग में। एरर इन हार्डवेयर सिलेक्शन नहीं, एरर इन सॉफ्टवेयर नहीं, कंप्यूटर वायरस नहीं। तो जो बग होता है वो होता है प्रोग्रामिंग एरर इज कॉल्ड बग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से एक एमएस डॉस बूट डिस्क की आवश्यकता फाइल है। एमएस डॉस बूट की आवश्यकता डिस्क की आवश्यकता फाइल जो है वो है command.com। एमएस डॉस बूट की जो आवश्यकता फाइल है दैट इज कॉल्ड command.com। चलिए बच्चों, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ई बुक रीडर के द्वारा, ये ई पब है, पीडीएफ है या आरटीएफ। आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये सभी तो ई बुक रीडर का प्रारूप है या ई बुक रीडर के द्वारा। ई पब है, पीडीएफ है या आरटीएफ है, ये सब तो आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है या पीडीएफ, आप सभी परिचित हैं। ईपब है, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद ई बुक रीडर, बट द राइट आंसर इज बीआरएफ। बीआरएफ एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि ई बुक के द्वारा या ई बुक रीडर के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका सबका फुल फॉर्म वगैरह है लेकिन हमें जरूरत नहीं है, दैट्स वाई मैं आगे बढ़ रही हूँ। निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी? इसका आंसर है अमेजॉन। किंडल बुक रीडिंग डिवाइस आप जाकर देखेंगे भी तो उसमें और कुछ देखना नहीं हमें, सोनी फिर भी एप्पल नहीं। जो किंडल ई बुक डिवाइस है इसको डेवलप किया है आपकी अमेजॉन ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं हैं, मशीन असेंबल तथा हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज तथा हाई लेवल लैंग्वेज। इन तीनों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। बाकी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट हम पूछ रहे हैं कि बुनियादी भाषाएं कौन सी है। तो बुनियादी भाषाएं मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिक लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग कंप्यूटर, ये बहुत पूछा जाता है। एंड इंटीग्रेटेड चिप जिसको कि हम आईसी भी कहते हैं, उसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया है? उसका प्रयोग किया गया है तृतीय पीढ़ी में।
चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। शोध गंगोत्री एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है, ई थीसिस। शोध गंगोत्री जो है वो ई थीसिस की है और शोध ई सिनॉप्सिस, पहले शोध गंगा। मैं यही सोच के कंफ्यूज हो रही थी कि ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है। पहले आया था आपका शोध गंगा, तब मैंने आपको बताया भी था शोध गंगा है वो ई थीसिस के लिए है और साथ में शोध गंगोत्री ई सिनॉप्सिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड सिनॉप्सिस? थीसिस होती है उससे पहले हमें सिनॉप्सिस तैयार करके देनी होती है। एक छोटी आपकी रूपरेखा है कि आप विस्तृत रूप में किस विषय पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक छोटी रूपरेखा बनाकर जब आप अपने डीआरसी में अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं और वो उसको पास कर देता है, तब आप ई थीसिस लिखना शुरू करते हैं जिससे आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो ये सिनॉप्सिस है, ये छोटा स्वरूप, संक्षिप्त स्वरूप होता है थीसिस का। ठीक है, तो जो संक्षिप्त है, तो गंगोत्री क्या है? गंगोत्री छोटी है और गंगा क्या है? बड़ी है। जैसे थीसिस बड़ी है एंड सिनॉप्सिस छोटी है, उसी प्रकार गंगोत्री छोटी, जहां से गंगा का प्रारंभ हो रहा है, दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा ई सिनॉप्सिस एंड शोध गंगोत्री। अगर यहाँ गंगा जो पहले आ चुका है आपका क्वेश्चन होती तो उस फिर आंसर होता हमारा ई थीसिस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है? इनफ्लिबनेट की शोध गंगा, अभी मैंने बताया आपको शोध गंगा रिलेटेड है, जो थीसिस की जानकारी देती है। गंगोत्री है वो सिनॉप्सिस की जानकारी देती है। ई शोध सिंधु के अंतर्गत ये एक कंसोर्टिया है जिसमें ना केवल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या आपके एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सबका मिला जुलाकर ई शोध सिंधु अभी निर्मित किया गया है, जिसमें 3 एनालिस्ट है, इंडस्ट AICTE है, इन सबको मिलाकर ई शोध सिंधु का निर्माण किया गया है। ये मैं आपको पहले भी एग्जाम में बता चुकी हूँ। तो आंसर होगा शोध जमुनोत्री। गंगोत्री और गंगा तो संबंधित है, शोध सिंधु भी संबंधित है, बट जमुनोत्री संबंधित इससे नहीं है, इनफ्लिबनेट से रिलेटेड नहीं। चलिए ई शोध सिंधु क्या है? अब चलिए ये भी आ गया। उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है, ये है ई शोध सिंधु। इसमें एनालिस्ट जिसके अंतर्गत एकेडमिक, जैसे कि आपका आर्ट्स साइंस या कॉमर्स की बुक्स हैं, या यूजीसी इन्फोनेट या इंडस्ट AICTE यानी टेक्निकल से संबंधित, इन तीनों को मिलाकर यूजीसी इन्फोनेट, इंडस्ट AICTE एंड एनालिस्ट को मिलाकर बनाया गया है ई शोध सिंधु, जो उच्च शिक्षा के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के लिए एक कंसोर्टियम या संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। ई प्रिंट एक पत्रिका है। अगर आपसे पूछा जाता है ई प्रिंट क्या है, सिंपल सा आंसर इसको याद कर लीजिए, ई प्रिंट इज अ पत्रिका या पीरियोडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, 59 में एक चीज और समझानी थी मुझे आपको। ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट एक पत्रिका है, ठीक है, और ई प्रिंट एक सॉफ्टवेयर भी है। चलिए वो निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनके जो वो होते हैं जो पेमेंट बेस्ड हैं, लेकिन जिनके सोर्स कोड खुले होते हैं, जैसे कोहा पेमेंट बेस्ड है बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हम आते हैं सबसे पहले डी स्पेस पे। डी स्पेस सॉफ्टवेयर है, ये डी स्पेस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये है आपका इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। ये भी पूछा जाता है, डी स्पेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये है इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ओपन सोर्स है। डी स्पेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। डेवलप कब हुआ है ये? 2002 में, नवंबर 2002 में डी स्पेस को डेवलप किया गया है, नवंबर 2002 में। ठीक है,
किसने इसको डेवलप किया है? MIT एंड HP लैब्स। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, MIT एंड HP लैब जो है, उन्होंने, वो इसकी ऑथर है, वो इसकी लेखक है। और इसके डेवलपर कौन है? ड्यूरा स्पेस कंपनी। दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर आपका MIT एंड HP लैब है या ड्यूरा स्पेस कंपनी है, डेवलपर इज ड्यूरा स्पेस कंपनी एंड MIT एंड HP लैब, ये क्या है? इसके ऑथर हैं। तो डी स्पेस कब बना है? नवंबर 2002 में। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। कौन इसके लेखक है? MIT एंड HP लैब। ये कौन है इसके लेखक? और इसके डेवलपर कौन है? ड्यूरा स्पेस कंपनी, वो इसके कौन है? डेवलपर। अब हम आते हैं ग्रीन स्टोन। पहले मैं बता दूं, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हम नहीं है की बात कर रहे हैं। ग्रीन स्टोन है, ये कब डेवलप हुआ है? ग्रीन स्टोन डेवलप हुआ है 2000 में। ठीक है, ये क्या है? ये है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ग्रीन स्टोन है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। किसने इसको डेवलप किया? यूनिवर्सिटी ऑफ वैकेटो। इसके डेवलपर का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वैकेटो। ठीक है, न्यूजीलैंड में है ये। ठीक है, इसकी लैंग्वेज कौन सी है? डी स्पेस, ये भी पूछ लिया जाता है, डी स्पेस कौन सी भाषा में लिखा गया है? जावा भाषा में लिखा गया। सॉरी, ग्रीन स्टोन भी और डी स्पेस भी, ये दोनों की ही लैंग्वेज कौन सी है? जावा। डी स्पेस भी जावा लैंग्वेज में और ये भी जावा लैंग्वेज में। और इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया यूनिवर्सिटी ऑफ वैकेटो ने। और किसके निर्देशन में? यूनेस्को के निर्देशन में। ये किसकी बात कर रहे थे हम अभी? जितनी भी ये मैंने बात की है, ये किसकी बात की है? ये बात की है हमने ग्रीन स्टोन की। विंडोज इसका राइट आंसर है। विंडोज कोई सॉफ्टवेयर नहीं है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लाइनेक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको कि 1900 लाइनेक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसको 1991 में डेवलप किया गया या रिलीज किया गया था। विंडोज, आपका जो विंडोज है, दैट इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा 20 नवंबर 1985 को रिलीज किया गया था। और इसके अंतर्गत ये C++, असेंबली, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, सी, ये सब लैंग्वेजेस हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी, जो इसका आंसर होगा दैट इज सी। मेन मुझे आपको बताना था डी स्पेस और ग्रीन स्टोन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें कब विकसित किया, किसने विकसित किया, कौन सी लैंग्वेज पर आधारित है। चलिए अब हम आ गए हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच है? वो डिजिटल मोड पे वितरित की जाती है, बिल्कुल, तभी तो वो ई पत्रिका है। संपादक या संपादकीय बोर्ड, बिना संपादक संपादकीय बोर्ड के कैसे कोई लिख सकते हैं? ये पूर्णतः निःशुल्क होती है, नहीं, ये गलत है, इसके बारे में ये सच नहीं है। ये पूर्णतः निःशुल्क नहीं होती, इनका भी क्रमिक, बिल्कुल, पत्रिकाएं, अब वो चाहे हार्ड कॉपी में आए या डिजिटल बुक में आए, बट इसका आंसर होगा सी, यानी कि वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो निःशुल्क है। अगर ओपन सोर्स अगर आपकी पत्रिका है तो बात अलग है, बाकी वैसे वो पेड भी होती हैं। उच्च स्तर की भाषा है। डिस्क स्थान निर्भर,
ओएस डिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट या मशीन डिपेंडेंट। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से उच्च स्तर की भाषा कौन सी है। अब ये डिस्क स्थान निर्भर क्या है, और एक है ओएस डिपेंडेंट, दूसरा है मशीन इंडिपेंडेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो है मशीन इंडिपेंडेंट। उच्च स्तर की लैंग्वेज है दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, ओएस डिपेंडेंट भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए। आप गूगल और याहू से तो बहुत अच्छे से परिचित हो। अल्टा विस्टा भी आपको पता है, ये भी सर्च इंजन है और बहुत पुराना सर्च इंजन माना जाता है हमारा। अल्टा विस्टा है, ये इंटरनेट पे सर्वाधिक पुराना सर्च इंजन है, जिसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने, डीईसी ने इसको विकसित किया था। जो अल्टा विस्टा है इसको विकसित किया था, पुराना, बहुत पुराना सर्च इंजन है, जिसको कि डीईसी यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने निर्मित किया था। तो इसका आंसर है साइरस, जो वैज्ञानिकों से संबंधित, वैज्ञानिक जानकारियों से संबंधित सर्च इंजन है, दैट इज साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 मार्क के अंतर्गत टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं। मशीन रीडेबल कैटलॉग में टर्म्स या अभिलेखों का या डेटा का संग्रह वो क्या कहलाता है। मशीन रीडेबल कैटलॉग में डेटा का संग्रह डेटाबेस ही कहलाता है बच्चों। सो राइट आंसर इज डेटाबेस। मार्क के अंतर्गत, मशीन रीडेबल कैटलॉग के अंतर्गत शब्दों या अभिलेखों का संग्रह इज डेटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ये दोबारा आ गया क्या। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी एक पत्रिका है। आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है, एक पत्रिका है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब 2.0, वेब 2.0 सोशल साइट्स के लिए यूज किया जाता है। अब ये फेसबुक है, ब्लॉग है, आरएसएस फीड, ये तीनों सोशल मार्किंग साइट है, बट यूजीसी इन्फोनेट है, दैट इज नॉट सोशल नेटवर्किंग साइट, सो दैट्स व्हाई आंसर इज यूजीसी इन्फोनेट। इसका आंसर होगा वेब 2.0 का वो नहीं है, दैट इज यूजीसी इन्फोनेट। यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो वो इसके अंतर्गत, खाली पता ही पूछा है तो प्रस्तुत संदर्भ सेवा, ऐसी सेवा जो 5 मिनट से लेके मैक्सिमम 5 मिनट से लेके आधा घंटे या 30 मिनट में खत्म हो जाती है, वो कहलाती है प्रस्तुत संदर्भ सेवा। और 30 मिनट से 30 दिन चलेगी वो व्यापक। सामयिक को चयनित सूचना अलग ही होता है, करंट अवेयरनेस एंड सेलेक्टेड डिसेमिनेशन अलग है। तो जो महाविद्यालय का पता पूछा तो मैक्सिमम 5 मिनट से लेकर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज रेडी रेफरेंस सर्विस। क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, एक तो होता है प्रस्तुत संदर्भ सेवा और एक होती है व्यापक संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो आंसर क्या होगा इसका, 68 का आंसर होगा सी। ग्रंथालय की पुरानी और कभी कभी उपयुक्त ग्रंथों को निकाल दिया जाता है, वो कहलाता है वीडिंग या वीड आउट। वीडिंग या वीड आउट, इसको छटनी भी बोलते हैं हम, या प्रत्याहरण, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रत्याहरण। अगर वीडिंग आउट का अगर आपसे हिंदी में, ये तो वीडिंग तो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्याहरण, विड्रॉल। ये मैंने आपको आरपीएससी के क्वेश्चंस में करवाया भी था। सूचना उद्धरण में नॉइज की वजह क्या है। सूचना उद्धरण में नॉइज किस लिए होता है, जब अतिरिक्त सूचना आ जाती है तो आपका सूचना उद्धरण में नॉइज शामिल हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा अतिरिक्त। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है बच्चों। पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है, यहाँ पर प्रशासन आंसर आएगा, अगर प्रबंध होता तो प्रबंध आता, यहाँ प्रशासन है तो प्रशासन, तो पोस्ट कॉर्प है, जिसको कि लूथर गुरिक और उर्विक के द्वारा 1937 में ये फॉर्मूला बनाया गया था। पोस्ट कॉर्प का एक लेख पढ़ा था उन्होंने 1937 में, लूथर गुरिक और उर्विक ने। तो ये पोस्ट कॉर्प फॉर्मूला, जिसमें कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, इसके 7 भाग हैं।
तो ये प्रशासन से संबंधित है, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन रेफरेंस या सूची से संबंधित नहीं। डेटा के बारे में डेटा कहलाता है मेटा डेटा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप याद भी हो गया होगा आपको भी। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है? इसका आंसर आएगा बच्चों, जो इमेज फॉर्मेट नहीं है दैट इज TIFF, MPEG, JPEG, GIF, ये तीनों के तीनों इमेज फॉर्मेट है और TIFF इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट। ग्रंथालय में पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सब्जेक्ट, ये मैंने आपको कई बार समझा दिया है। जब भी लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरियन बनते हो तो कुछ लाइब्रेरियन क्या करते हैं, सेशन नंबर से किताबों को जमा लेते हैं। बिल्कुल गलत होता है, किताबों को जमाना है सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट में भी लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन की एक साथ, क्लासिफिकेशन में रंगनाथन की क्लासिफिकेशन एक साथ, मेलविल ड्यूई की एक साथ, इस तरह हेनरी इब्लिस जिन्होंने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन बनाया उनकी एक साथ रखी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, स्टोन डी का प्रयोग ग्रीन स्टोन से डी स्पेस में संग्रहण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। स्टोन डी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ग्रीन स्टोन्स को से डी स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 76, एक सहयोगी वेबसाइट जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है। आप सभी जानते हो विकिपीडिया। विकिपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप एडिटिंग खुद कर सकते हो। कुछ आपको ऐड करना है, जो सूचना दी गई है चेंज करनी है, हटानी है तो वो कर सकते हो। तो दैट्स वाई RSS डोमेन या ब्लॉग में आप किसी के ब्लॉग में जाकर सूचना को नहीं चेंज कर सकते, परिवर्तित डोमेन आईडी में नहीं कर सकते, RSS फीड में भी नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आंसर इज सी या विकी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण साइटेशन, इसका मतलब क्या होता है साइटेशन। ये साइटेशन जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें नीचे साइटेशन या बिब्लियोग्राफी हम देते हैं। तो साइटेशन किसी को जहां से भी मैंने लिखा है, मान लो कोई किसी आर्टिकल को हम लिख रहे हैं तो हमने कहीं से आइडिया लिया है, कुछ चीजों को लिया है, पढ़ा है, समझा है, तब हमने वो आर्टिकल लिखा है। तो उसके लिए APA स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, हार्वर्ड भी स्टाइल है, बट संदर्भ कार्य इज नॉट अ साइटेशन। जो संदर्भ कार्य है वो किसी प्रकार का साइटेशन में शामिल नहीं है। तो आंसर होगा आपका डी। किसी कैटलॉगिंग कोड ने ISBD का सबसे पहले प्रयोग किया ASCR2 ने। ISBD 1971 में आया, ASCR2 आपकी 1978 में आई। तो ASCR2 में ISBD का पहली बार प्रयोग किया गया था। ISBD-G, फिर M, बहुत सारे ISBD आए, इनका एक अलग आपका वीडियो पड़ा भी हुआ है। CCF का ढांचा पर आधारित होता है, इसको याद कर लो, ISO 2709, ये बहुत पूछा जाता है। CCF किस पर आधारित होता है? और CCF आधारित होता है आपका ISO 2709। ठीक है बच्चों। अब ये CCF है, इसको किसने विकसित किया है? CCF को विकसित किया है आपका यूनेस्को ने। CCF को विकसित किया है, ये पूछा जाता है। ठीक है। अप्रैल 1978 में तारोमिना सिसले में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें कि CCF की योजना बनाई गई और 1984 में CCF 1 या पहला CCF एडिशन आया। CCF के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं CCF के। पहला पार्ट क्या होता है बच्चों? रिकॉर्ड लेबल, ये भी पूछे जाते हैं। CCF के पार्ट में पहला पार्ट क्या है? रिकॉर्ड लेबल। दूसरा पार्ट क्या है आपका? डायरेक्टरी। तीसरा पार्ट क्या है? डेटा फिल। एंड चौथा पार्ट क्या है? रिकॉर्ड सेपरेटर।
ये चारों पार्ट याद कर लें। रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड एंड रिकॉर्ड सेपरेटर, ये इसके 4 पार्ट हैं और ISO 2709 पर ये आधारित है आपका CCF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक सार्वजनिक। इसको ज्यादा बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि 1965 में कर्नाटक का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। ये सारा अच्छे से याद करके जाएं आप। अधिनियम तो पूछेंगे ही एक न एक। संपूर्ण स्वचालित सेवाओं डिजिटल संसाधनों सहित ग्रंथालयों को डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रंथ सूची के सांख्यिकीय एवं गणितीय मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी। लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफी की मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को क्या कह लेते हैं? बिब्लियोमेट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा ग्रंथमिति। अगर आपसे पूछा जाए ग्रंथ सूची के सांख्यिकीय एवं गणितीय विश्लेषण को रंगानाथन ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा था लिब्रामेट्री। रंगानाथन ने इसके लिए लिब्रामेट्री शब्द का प्रयोग किया था। ये भी पूछा जाता है कि लिब्रामेट्री विचारधारा किसके द्वारा दी गई? रंगनाथन ने। और कब दी थी इन्होंने? 1948 में। ये क्या है? ये ग्रंथ सूची का एनालिसिस करना, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी या इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ग्रंथमिति या बिब्लियोमेट्रिक्स। सम्मिति यानी सिमेट्री। ये बिब्लियोमेट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेवार चार्जिंग प्रणाली में पाठक संख्या, पंजी यानी रजिस्टर, बोरोवर कार्ड्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेवार चार्जिंग प्रणाली में केवल एक ही यूजर को बोरोवर कार्ड दिया जाता है, इसलिए इसको एक पृथक प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही कार्ड है यूजर का, बोरोवर कार्ड। और जो ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली में उसमें जितने पाठक को हम किताब देना चाहते हैं उतने कार्ड दिए जाते हैं, इसलिए उसको मल्टी रीडर कार्ड प्रदान किए जाते हैं और उसमें केवल एक बोरोवर कार्ड। सो नेवार चार्जिंग प्रणाली में पाठक संख्या, पंजी का कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर होगा बोरोवर्स कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचालित करता है वो कहलाता है प्रोटोकॉल। याद कर लीजिए, नियमों का सेट हमेशा क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। यूनिट कार्ड यानी यूनिट कार्ड किससे संबंधित है? यूनिट कार्ड संबंधित है कार्ड कैटलॉग से। ये AACR2 में जो हम एक तरह के कार्ड यूज करते हैं उसकी बात की जाती है यहाँ यूनिट कार्ड में। जैसे मेन एंट्री हम बनाते हैं और एडिट एंट्री में हम क्या लिखते हैं? सेम एज एन मेन एंट्री। तो जो ये यूनिट कार्ड है ये किससे संबंधित है? हमेशा कार्ड कैटलॉग से। राइट आंसर इज ए। शेल्फ कार्ड तो अलग ही है। शेल्फ कार्ड तो शेल्फ में कितनी किताबें हैं। पुस्तक कार्ड किताब का ऑथर, टाइटल आदि की जानकारी देता है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। आंसर है ए। सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या है? सूचना अंतरण में सूचना का उत्पादन बिल्कुल होगा, तभी तो अंतरण होगा। प्रसार होगा, उद्धरण एवं प्रयोग भी होगा। सो दैट्स व्हाई आंसर इज उपरोक्त सभी। सूचना के अंतरण में, डिसेमिनेशन में आपके उत्पाद होगा, प्रसार होगा, साइटेशन होंगे, अप्रयोग होगा। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से एक ग्रंथालय में रखरखाव प्रचालन नहीं है, मतलब एक ही लाइब्रेरी में रखरखाव से संबंधित नहीं है। एक लाइब्रेरी में किताबों का अर्जन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सीरियल कंट्रोल किया जाता है, बिल्कुल रखरखाव में संबंधित है वो। लाइब्रेरी में सूची भी बनाई जाती है, लेकिन अंतर ग्रंथालय ऋण एक लाइब्रेरी में नहीं, 2 लाइब्रेरीज के मध्य किया जाता है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज अंतर ग्रंथालय ऋण एक ग्रंथालय में रखरखाव प्रचालन नहीं है। तो आंसर होगा आपका इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान। देखो बच्चों, ग्रंथालय का स्थान अगर स्कूल है तो बीच में, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो उसके प्रवेश द्वार पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रवेश द्वार है नहीं,
यानी हम मान लेते हैं कि आंसर कहाँ होना चाहिए, बीच स्थान में। सुदूर में, कोने में, दूरी में, तो आप खुद भी, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका बीच स्थान ही है। CS का उदाहरण है करंट अवेयरनेस सर्विस। ये विस्तारण तो हो ही नहीं सकती, वो तो आपकी करंट अवेयरनेस सर्विस के अलावा है। विस्तारण सेवा तो क्या हो गई, आपकी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस हो गई, ठीक है। रिप्रोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी, माइक्रोग्राफी भी फोटोग्राफी, तो आंसर है अलर्टिंग सर्विस। अलर्ट करना, चेतावनी देना, फटाफट सूचना देना, दैट इज करंट अवेयरनेस सर्विस। तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से वर्गीकरण और सूची, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें एक और काम किया जाता है, प्रक्रियाकरण, लेकिन वो है नहीं। तो वर्गीकरण और सूची, सूची बनाना, और शेल्विंग है, ये शेल्विंग, शैशी शलगम वाला। मोजिला क्या है, सब जानते हो आप, मोजिला क्या है बताओ बच्चों। 92 में तो मोजिला जो है ये है आपका एक वेब ब्राउजर। मोजिला इज अ वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है आपका एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज जो है इसका प्रकाशन किया जाता है निस्केयर के द्वारा। कौन करता है इसका प्रकाशन, निस्केयर, ठीक है। अब ये इसका प्रकाशन कब से हो रहा है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज का प्रकाशन हो रहा है 1954 से। इसका प्रकाशन हो रहा है 1954 से। और ये कैसी पत्रिका है, ये एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज है। ये है आपका जो 1954 से प्रकाशित हो रही है, और ये क्वार्टरली है। ठीक है बच्चों, क्वार्टरली पत्रिका है। और इसका जो फर्स्ट एडिटर थे, पहले जो प्रथम एडिटर थे इसके, वो थे रंगनाथन। फर्स्ट एडिटर थे रंगनाथन। एंड वर्तमान एडिटर तो वो 2012 के हैं, वर्तमान एडिटर है वो है जी महेश। प्रश्न आपका, इसका प्रकाशन करता है निस्केयर, ठीक है, जिसका नाम पहले इंस्डॉक था, 1954 से क्वार्टरली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 94, शब्दकोशीय सूची के लिए किसने नियम बनाए हैं। डिक्शनरी कैटलॉग के नियम सबसे पहले किसने बनाए थे, चार्ल्स एमी कटर ने। चार्ल्स एमी कटर ने डिक्शनरी कैटलॉग कब प्रकाशित की थी, 1876 में चार्ल्स एमी कटर ने डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया। और इन्होंने जो शब्दकोशीय सूची के नियम बनाए हैं, ठीक है बच्चों, तो डिक्शनरी कैटलॉग के शब्दकोशीय के नियम 1876 में इन्होंने बनाए थे। तो 205 नियम, ये भी पूछा जाता है, 205 नियम थे। फिर इन्होंने 1904 में जब इसका एडिशन प्रकाशित किया, तब इसमें नियमों की संख्या कितनी हो गई, 369 नियम हो गए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा एक चीज और, एंथोनी पंजी ने जो वो बनाई थी सूचित संहिता, उसमें कितने नियम थे, 91 नियम, ये भी पूछ लेते हैं। 91 नियमों की जो सूची संहिता है वो कौन सी पंजी कोड, इसको किसने बनाया था, एंथोनी पंजी। इसको 91 कोड वो भी कहा जाता है। चलिए 95 में ISSN में कितने अंक हैं, 8 अंक हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ISSN में कितने अंक हैं, ये 8 अंक हैं ISSN के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, और इसको ISSN को कौन प्रदान करता है, इसको प्रदान करती है निस्केयर। कौन प्रदान करता है, इसको प्रदान करती है निस्केयर।
NISCAIR, मैं भी थक गई हूँ बच्चों। निस्केयर, ठीक है। निस्केयर की नेशनल साइंस लाइब्रेरी, अगर निस्केयर नहीं आए आपका और आए ये कौन प्रदान करता है? नेशनल साइंस लाइब्रेरी, दैट इज ऑल्सो राइट। आपका टाइम भी बहुत खर्च होता है, मुझे लगता है 50-50 क्वेश्चन का पेपर ठीक है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी इसको प्रदान कर रही है, और कब से प्रदान कर रही है? 1986 से। इसमें भी चेक डिजिट होती है, वो कितने की होती है? एक लास्ट वाली जो है वो होती है 1 डिजिट, वो होती है चेक डिजिट। ISBN का हमने पढ़ाई है, ISSN में 8 अंक, निस्केयर की नेशनल साइंस लाइब्रेरी 1986 से प्रदान कर रही है, इसमें भी चेक डिजिट 1 ही नंबर की होती है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों पर ICT का प्रभाव क्या हुआ है? ICT ने अंकीय फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? डिजिटल फॉर्मेट। अंकीय को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट। ये है आपका डिजिटल फॉर्मेट में सूचना को ICT ने क्या किया है? डिजिटल फॉर्मेट में सूचना सर्जन संभव बनाया, बिल्कुल। ICT ने ऑनलाइन एक्सेस एंड फाइल अंतरण, ऑनलाइन हम न केवल सूचना को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उसको प्रसारित या डिसेमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है। ICT ने सूचना संसाधनों की नेटवर्किंग और साझेदारी को भी संभव बनाया, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। 1954 में लीगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकार कितने सार्वजनिक, मतलब 1954 की ये बात कर रहा है लीगल डिपॉजिट। अब अगर इसको कॉमन सेंस हम यूज करें तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है क्वेश्चन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट की। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। और डिलीवरी बॉक्स ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत कितनी? 4 लाइब्रेरीज को किताबों को जमा कराना जरूरी था। तो ये सार्वजनिक ग्रंथालयों की संख्या, इसमें नेशनल लाइब्रेरी भी है एक, उसको पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत माना जाता है। अगर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में अगर आपका नेशनल लाइब्रेरी का अलग प्रकार नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत ही उसको गिनता है, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज 4। बौद्धिक संपदा किसको सुरक्षा देता है? ट्रेडमार्क को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, बिल्कुल सभी को। उपरोक्त सभी को देता है। ट्रेडमार्क एक्ट कब आया है आपका? ट्रेडमार्क एक्ट आया हमारा 1958, 1970 में पेटेंट एंड कॉपीराइट 1957। तो आंसर उपरोक्त सभी या डी। ये सभी किसमें शामिल है? ये तीनों शामिल है आपके बौद्धिक संपदा अधिकार में। शेनन वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन, ये शेनन वीवर का, ये भी पूछा जाता है कि संचार के गणितीय मॉडल के प्रवर्तक या निर्माणकर्ता कौन थे? तो आंसर आएगा शेनन वीवर। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने ये कब बनाया? तो इन्होंने ये बनाया 1948 में। शेनन वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो उसका आंसर बनेगा 1948। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में ETD, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। अब समझ गए होंगे आप आंसर, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन बोला है। थीसिस का संग्रह क्या कहलाता है? शोध गंगा। डिसर्टेशन का संग्रह क्या कहलाता है? शोध गंगोत्री। किससे संबंधित है? गंगा और गंगोत्री पढ़ के याद आया? कौन करता है? शोध गंगा। आंसर है आपका सी, इसमें दिया भी हुआ है, तो आंसर आपका क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर है सी। चलिए, ये आपका
हमारा एक 100 क्वेश्चन का जो पेपर करना था वो खत्म हुआ। अब इसमें टाइम बहुत लग रहा है, करते हैं, कोशिश करेंगे हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आती रहूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को विराम बिल्कुल ना दीजिए।